झारखंड के कोडरमा जिले में तिलैया डैम नाम की एक बहुत ही मशहूर जगह है। दिन में ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि रात में यहाँ क्या हो सकता है। ये कहानी उसी तिलैया डैम रोड की है, जहाँ 2022 में कुछ लड़कों ने एक ऐसी रात देखी जिसे वे आज तक भूल नहीं पाए हैं। अब देखो, कोडरमा झारखंड के उन इलाकों में से एक है जो झीलों, जंगलों और घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कई बार अचानक से चला जाता है और यही चीज़ कई हादसों की वजह भी बनी है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, रोशन, संदीप और अमन। तीनों एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं और इनका काम था शादी ब्याह में साउंड सिस्टम, लाइटिंग और डीजे लगाना। 17 नवंबर 2022 की रात थी। कोडरमा के पास एक छोटे गांव मरकच्चो में शादी खत्म होने के बाद ये तीनों अपने 2 हेल्पर और एक ड्राइवर के साथ ट्रक में बैठ के लौट रहे थे हजारीबाग की तरफ। समय रात के 8:40। रूट मरकच्चो से तिलैया डैम होते हुए हजारीबाग। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। डीजे का ट्रक धीरे धीरे तिलैया घाट की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर राजू उस रास्ते को जानता था, लेकिन उसने पहले कभी उसे रात के वक्त नहीं पार किया था। करीब 9:30 जैसे ही ट्रक डैम की घुमावदार सड़कों पर पहुंचा, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और पानी की ठंडी नमी का एहसास आने लगा। ऊपर आसमान में बादल ऐसे थे जैसे किसी ने पूरा आसमान धुएं से ढक दिया हो। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। ट्रक के अंदर हल्की हल्की हंसी मजाक चल रही थी। रोशन अपने मोबाइल पर रील चला रहा था और बाकी 2 हेल्पर पीछे बैठे थे। तभी अचानक ट्रक के अंदर का बल्ब टिमटिमाया और बंद हो गया। ड्राइवर ने कहा, भैया वायर ढीला हो गया होगा। पर उसी वक्त ट्रक की हेडलाइट भी एक बार फ्लैश होकर बुझ गई और 2 सेकंड बाद फिर जल उठी। सबने सोचा शायद करंट फ्लक्चुएशन हुआ होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। संदीप, जो ट्रक के सामने की सीट पर बैठा था, उसने बोला, भाई नेटवर्क चला गया मेरा। रोशन बोला, अरे मेरे में भी सिग्नल नहीं है। अब पांचों के पांचों मोबाइल एकदम नो सर्विस दिखा रहे थे। राजू बोला, ये तिलैया डैम का इलाका है, या नेटवर्क नहीं रहता। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी स्लो कर दी। सामने सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था, पूरा रास्ता ब्लॉक। राजू बोला, अबे ये कब गिरा यार, अभी तो बारिश भी नहीं हुई। रोशन और अमन दोनों नीचे उतरे और देखा कि पेड़ के नीचे कुछ अजीब निशान हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर कुल्हाड़ी से काटा हो। उन्होंने सोचा कि पेड़ को किनारे करके रास्ता साफ कर देते हैं ताकि ट्रक निकल सके। जैसे ही वो दोनों पेड़ को खींचने लगे, पीछे से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। पहले लगा हवा होगी, लेकिन वो सीटी इंसान की थी। श्श, यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोशन ने झट से पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। अंधेरा, सिर्फ डैम के पानी की लहरें टकराने की आवाज और झिंगुरों की गूंज। दोनों ट्रक में वापस बैठे। ड्राइवर ने पेड़ को साइड में करने के बाद ट्रक स्टार्ट किया और कहा, चलो जल्दी पार करते हैं। अब ट्रक तिलैया डैम के बीच वाले हिस्से में था, जहां दोनों ओर पानी है और बीच में केवल एक पतली सड़क। यहां पर आते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। रोशन ने अपना जैकेट बंद किया और बोला, भाई अजीब ठंड लग रही है। अमन बोला, यहां पर रात में तापमान नीचे चला जाता है, शायद उसी की वजह से। ट्रक की हेडलाइट्स डैम के पानी में पड़ रही थी और पानी में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई चीज नीचे से हिल रही हो। ड्राइवर राजू ने धीरे से कहा, देखो कोई पानी में चल रहा है क्या। सबकी नजर उधर गई और भाई वहां वाकई एक औरत पानी के बीच खड़ी थी, घुटनों तक डूबी हुई, सफेद साड़ी में और सिर झुका हुआ। संदीप बोला, भाई ये तो आत्महत्या करने आई लगती है, रोक गाड़ी। ड्राइवर ने झट से ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक सफेद धुंधला चेहरा। राजू चिल्लाया, भगवान का नाम लो, और ट्रक को गियर डालकर पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दिया। अब ट्रक की रफ्तार 80-90 थी। सब चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि पीछे देखे। पर डर वहीं खत्म नहीं हुआ। संदीप, जो आगे बैठा था, धीरे से बोला, भाई वो फिर दिखी साइड मिरर में। रोशन ने कांपते हुए मोबाइल ऑन किया, टाइम देखा तो दिखा 1:11। लेकिन याद रखिए, ये लोग अभी 10 बजे के करीब ही निकले थे, यानी 3 घंटे गायब हो गए थे, जबकि ट्रक ने शायद 15 किलोमीटर भी नहीं चला था। यहां तक बोलकर रोशन की आवाज धीमी हो जाती है और उसके बाद जो हुआ वो भाग 2 में बताया गया है। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे रोशन, संदीप, अमन, ड्राइवर राजू और उनके 2 हेल्पर तिलैया डैम के बीच में उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखते हैं, जिसका चेहरा नहीं था, बस एक धुंध। और फिर जब उन्होंने घड़ी देखी तो टाइम था 1:11, जबकि वे 10 बजे ही वहां पहुंचे थे। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। ट्रक पूरी स्पीड में था। राजू बिना कुछ बोले गाड़ी चला रहा था। संदीप की आंखें साइड मिरर से हटी नहीं रही थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो औरत पीछे पीछे चल रही है। कुछ मिनट बाद राजू ने गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी। वहां एक पुराना सा ढाबा था,
जहां एक ही बल्ब जल रहा था। सब नीचे उतरे, सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी बोला, इतनी रात में उस रास्ते से कौन आता है? रोशन ने बस इतना कहा, भैया डैम के पास एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बूढ़ा हंसने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोग जिंदा पहुंच गए यही बहुत है। वो कोई औरत नहीं थी। अमन बोला, तो क्या थी? बूढ़ा बोला, वो आत्मा है। 1999 में डैम में बस गिरी थी जिसमें 17 लोग डूब गए थे। उनमें से एक औरत थी जो अपने पति के साथ झगड़ा करके घर से भागी थी। उसका शव कभी नहीं मिला। तब से हर साल नवंबर की ठंडी रात में वो उसी जगह दिखाई देती है, 1:11 पे। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोशन ने अपने फोन में देखा, नेटवर्क फिर भी गायब, लेकिन फोन की गैलरी अपने आप खुल गई और उसमें एक नई फोटो थी। वो पांचों ट्रक में बैठे हैं और खिड़की के बाहर वही औरत झुकी हुई दिख रही है। ड्राइवर राजू ने फोन देखा और वहीं बेहोश हो गया। ढाबे वाले ने पानी छिड़का और बोला, बेटा तुरंत निकलो यहां से, सुबह तक मत रुको। जितना जल्दी डैम एरिया से बाहर जाओगे उतना अच्छा। सबने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया, पर जैसे ही हेडलाइट ऑन हुई, सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके बाल खुले थे और उसके हाथ में पुराने जमाने की लालटेन थी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे ट्रक के पास आई। राजू डर के मारे ब्रेक छोड़ बैठा। ट्रक अपने आप न्यूट्रल में चला गया और ढलान की तरफ लुढ़कने लगा। रोशन चिल्लाया, ब्रेक लगाओ ब्रेक! लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया। किसी ने कुछ नहीं किया। अब ट्रक के आसपास धुंध फैलने लगी, इतनी घनी कि 5 फुट आगे कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। संदीप कांपते हुए बोला, भाई वो किसी को बुला रही है। रोशन ने खिड़की के बाहर झांका। धुंध के बीच किसी औरत की परछाई झुकी हुई थी, जैसे वो किसी को गोद में उठा रही हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खाली सड़क। तभी ड्राइवर राजू की आवाज आई, भैया गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। गियर न्यूट्रल में था, पैर एक्सेलरेटर पे नहीं, फिर भी स्पीड बढ़ रही थी, 10, 20, 30। और फिर अचानक ट्रक एकदम झटका खाके रुक गया। सब लोग नीचे उतरे तो देखा, सामने सड़क नहीं थी, बस खाई थी। अगर ट्रक थोड़ा भी और बढ़ता तो सब नीचे डैम में गिर जाते। अब सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप खड़े थे और तभी अचानक पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई, धीरे धीरे, बहुत पास से, मम्मा मम्मा। अमन ने टॉर्च ऑन की। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वो पास गया तो देखा वहां कोई बच्चा नहीं, बल्कि पानी से भीगा हुआ एक पुराना खिलौना टेडी बेयर पड़ा था। रोशन ने कहा, चलो यहां से अभी। सब ट्रक में बैठे और पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोले। सुबह के 6 बजे वे हजारीबाग पहुंचे। ट्रक के अंदर का घड़ी का टाइम तब भी 11:11 दिखा रहा था। रोशन ने जब मोबाइल सर्विस सेंटर में दिया तो रिपोर्ट आई। फोन ने 17 नवंबर की रात को नेटवर्क लॉग पूरी तरह ब्लैंक रिकॉर्ड किया था, जैसे 3 घंटे कभी हुए ही नहीं। कई महीनों बाद जब उन्होंने वही रास्ता फिर पार किया तो डैम के पास एक सफ़ेद कपड़ा झाड़ियों में फंसा मिला और उसी के पास एक टूटे लालटेन का शीशे का टुकड़ा पड़ा था। कहते हैं तिलैया डैम की वो औरत आज भी 11:11 की रात में नजर आती है, और अगर कोई वहां रुक जाए तो उसका नेटवर्क नहीं बल्कि वक्त ही खो जाता है। पिछले भाग में आपने सुना कि रोशन और उसके दोस्तों के साथ तिलैया डैम पर क्या हुआ, कैसे उन्होंने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा, कैसे उनका ट्रक खुद चल पड़ा और कैसे सब कुछ 1:11 पर ही रुक गया। उस रात के बाद उन सब की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहला महीना। रोशन अब बात बात पर गुमसुम रहने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो बार बार एक ही बात कहता, भाई वो औरत कुछ कहना चाहती थी, उसने हमें बचाया था। संदीप और अमन ने उससे कहा, भूल जा भाई, जो हुआ हो गया, अब मत सोच। लेकिन रोशन नहीं माना। वो बार बार वही फोटो देखता जो उस रात मोबाइल में अपने आप आई थी। वो फोटो जिसमें ट्रक के बाहर वो औरत दिख रही थी। उसने फोटो जूम किया और कुछ ऐसा दिखा जो बाकी सबने कभी नहीं देखा था। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था। भले ही धुंधला था, पर साफ दिख रहा था कि वो किसी बच्चे को पकड़े हुई है। दूसरा महीना। रोशन ने खुद जाकर तिलैया पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू की। उसे वहां के एक पुराने कांस्टेबल ने बताया,
हाँ बेटा, 1999 की बस दुर्घटना याद है? 17 लोग मरे थे। एक औरत थी, शकुंतला देवी, उम्र करीब 32 साल। वो अपने 5 साल के बेटे के साथ जा रही थी। बस डैम में गिर गई, बाकी सबकी लाशें मिली, लेकिन उसकी और बच्चे की नहीं। रोशन ने पूछा, क्यों नहीं मिली? कांस्टेबल बोला, लोग कहते हैं पानी ने उन्हें निगल लिया। हर साल उसी तारीख को रात में कोई सफ़ेद साड़ी वाली झील के बीच खड़ी दिखती है, लेकिन जो भी देखने जाता है वो वक्त खो देता है। 3 घंटे, 4 घंटे या कुछ नहीं। तीसरा महीना। रोशन ने तय किया वो खुद जाकर पता लगाएगा। इस बार अकेला नहीं, बल्कि कैमरा के साथ। वो एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूबर था और उसे लगा कि अगर वो ये रिकॉर्ड कर पाए तो वो सच दुनिया के सामने ला सकेगा। 17 नवंबर 2023 की रात, ठीक 1 साल बाद, वो अपने कैमरा, ड्रोन और लैपटॉप के साथ तिलैया डैम पहुंचा। साथ में संदीप भी था, लेकिन अमन नहीं आया। उसने साफ मना कर दिया था, मैं उस जगह का नाम तक नहीं सुनना चाहता। रात के 10 बजे डैम के पास रोशन ने कैमरा सेट किया, ड्रोन हवा में उड़ाया और कैमरे में टाइमर लगाया 10 बजे से 1:30 तक। सब कुछ ठीक चल रहा था। 12:45 पर अचानक हवा चलने लगी, टेम्परेचर गिरा और झील के बीच हल्की सी लहर उठी। ड्रोन की स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक धुंधली आकृति पानी में खड़ी हुई। रोशन ने कहा, संदीप देख, वही है, वही है। ड्रोन जूम हुआ, सफ़ेद कपड़ा, खुले बाल और गोद में एक छोटा बच्चा। लेकिन इस बार और भी कुछ था। उस औरत के पीछे पानी में ट्रक की हेडलाइट जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक ड्रोन का सिग्नल चला गया, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक, साथ में वही आवाज, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रोशन ने कैमरा बंद कर दिया और बोला, हमें वहां जाना पड़ेगा। संदीप बोला, पागल है क्या? लेकिन रोशन टल पड़ा। वो डैम के किनारे गया और जैसे ही पानी के पास पहुंचा, उसे अपने पैर के पास वही पुराना टेडी बियर दिखा जो पिछले साल झाड़ियों में मिला था। उसने उसे उठाया और तभी पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झील की लहरें। फिर अचानक पानी के बीच किसी ने फुसफुसाया, धन्यवाद। रोशन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, बस पानी में उसकी परछाई थी। वो टेडी बियर वहीं रखकर लौटने लगा, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचा तो संदीप गायब था। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि रोशन अकेला सड़क किनारे बेहोश पड़ा है। पुलिस ने जब कैमरा देखा, फुटेज में सब ठीक था, जब तक 1:10 नहीं हुआ। 1:11 पर स्क्रीन पर बस पानी की लहरें दिखीं और फिर एक चेहरा कैमरे के बहुत पास आ गया, वही औरत। उसने धीरे से कहा, अब मेरा बच्चा चैन में है। फुटेज वहीं खत्म। संदीप का कोई सुराग नहीं मिला, ना उसका फोन, ना उसका शरीर। लेकिन उसी झील के किनारे कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि एक नया टेडी बियर तैर रहा था, जो पहले कभी वहां नहीं था। कहते हैं उस दिन के बाद से तिलैया डैम के आसपास नेटवर्क पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन 17 नवंबर की रात को अगर कोई वहां फोन इस्तेमाल करे तो उसका टाइम अपने आप 1:11 पर फ्रीज हो जाता है और कभी-कभी कैमरे में एक परछाई दिखती है, एक माँ अपने बच्चे के साथ मुस्कुराती हुई। पिछले भाग में आपने सुना कि रोशन और संदीप के साथ क्या हुआ, कैसे 1:11 पर सब टाइम फ्रीज हो गया, कैसे संदीप गायब हुआ और एक नया टेडी बेयर झील में दिखाई दिया। लेकिन सवाल यही था कि संदीप कहाँ गया और क्यों हर बार 1:11 पर यही घटना होती है। इस बार कहानी शुरू होती है एक पत्रकार अनिकेत सिंह के साथ। अनिकेत झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाला एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। उसने रोशन की कहानी सुनी और तय किया, मैं खुद जाकर देखता हूं कि तिलैया डैम में क्या होता है। उसने कैमरे, ड्रोन और लैपटॉप के साथ पूरी रात की प्लानिंग की। साथ में उसने एक जीपीएस ट्रैकर और टाइम लैप्स कैमरा भी लगाया। अनिकेत का मकसद था सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं, बल्कि सटीक डेटा इकट्ठा करना। तिलैया डैम का रास्ता। रात के 10 बजे अनिकेत डैम के पास पहुंचा। सड़क सुनसान, घने जंगल के बीच और हर 500 मीटर पर केवल एक पुराना लैंप पोस्ट। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि कपड़े तक गीले लग रहे थे। अनिकेत ने जीपीएस ट्रैकर चालू किया।
कैमरा में 10:05 पीएम से रिकॉर्डिंग शुरू की। 11:30 पीएम तक सब सामान्य था। ते 12:45 एएम के करीब जीपीएस ट्रैकर अचानक झपकने लगा। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन टाइम अपने आप 1:11 पर फ्रीज हो गया। अनिकेत ने देखा, पानी में कोई हल्की धुंधी आकृति, सफेद साड़ी, खुले बाल और सामने झील का पानी हल्का हिल रहा था। फुटेज में साफ दिख रहा था, वो औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पीछे पानी में छोटे छोटे रोशनी के बिंदु थे। अनिकेत ने जूम किया। वो बिंदु सिर्फ रोशनी नहीं थे, आत्माओं की परछाइयां। छोटे बच्चे, बड़े लोग, कुछ वयस्क, जिन्हें कभी हादसे में डैम ने निगल लिया था। हर आत्मा एक बिंदु जैसी रोशनी छोड़ रही थी, और सबके बीच एक इनविजिबल नेटवर्क बन रहा था। जैसे ही आत्माएं अपने नेटवर्क से 1:11 पर टाइम रोकती थीं। अनिकेत ने हिम्मत करके पानी की तरफ कूदने की कोशिश की। तभी उसने देखा, पानी के अंदर से एक हल्की आवाज आती है, आओ, मुझे बचाओ। अनिकेत ने देखा, संदीप झील में तैर रहा था, बेहोश, और उसके हाथ में वही पुराना टेडी बेयर था। वो संदीप का बच्चा नहीं था, बल्कि वही आत्मा थी जो हर साल लौटती थी। अनिकेत ने तुरंत उसे बाहर खींचा। जब संदीप होश में आया, उसने कहा, मैंने देखा, सब आत्माएं, उनका नेटवर्क, और 1:11। अनिकेत ने पूछा, क्या मतलब? संदीप ने धीरे से बताया, वो औरत और बाकी आत्माएं, जिन्हें समय और वास्तविक दुनिया ने पकड़ लिया, वो 1:11 पर अपनी शक्ति दिखाती हैं। जो भी पास आता है उसका समय फ्रीज हो जाता है। हम लोग सिर्फ उनके नेटवर्क में फंस गए थे। अनिकेत ने कैमरा देखा। फुटेज में दिख रहा था, ट्रक, लोग, रोशनी के बिंदु और पानी में हल्की परछाई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज, कैमरा में रिकॉर्डिंग रियल टाइम में नहीं हो रही थी। 10:05 पीएम से 12:45 पीएम तक का फुटेज सामान्य था, लेकिन 1:11 एएम पर कैमरा खुद ब खुद 2023 के बजाय 2019 का टाइम दिखाने लगा। अनिकेत समझ गया, ये सिर्फ ट्रैकर या कैमरा नहीं, ये आत्माओं का नेटवर्क है। वो समय और जगह को मैनिपुलेट कर रही थी। जो वहां फंसा उसका समय कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। अनिकेत और संदीप ने तय किया, अब वो वहां रात को 1:11 के आसपास नहीं जाएंगे। लेकिन कैमरा में फुटेज बची, जिसमें साफ दिख रहा था कि सफेद साड़ी वाली औरत अपने बच्चे के साथ झील की ओर जा रही है। छोटे बिंदु वाली रोशनी उसके चारों ओर नाच रही थी। अनिकेत ने सब फुटेज टीवी चैनल और यूट्यूब पर अपलोड किया। लोग हैरान थे। कई लोग अब तक तिलैया डैम जाने से डर रहे थे। क्या सच में ये आत्माओं का नेटवर्क है? स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर रात को 1:11 पर वहां जाओ, तुम्हारा नेटवर्क, टाइम और कैमरा सब फ्रीज हो जाता है। जो लोग वहां फंसते हैं वे कई घंटे तक बाहर की दुनिया को नहीं देख पाते, और वही सफेद साड़ी वाली औरत अपने बच्चे के साथ हमेशा देखती रहती है। अनिकेत ने आखिरी लाइन कैमरा में रिकॉर्ड की, तिलैया डैम में समय, लोग और आत्माएं सब जुड़ी हुई हैं, और 1:11 की रात जो भी वहां होता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। जो भी वीडियो देख चुका है उसकी धड़कन तेज हो रही होगी। कभी कभी अगर आप रात को अकेले झील के पास खड़े हों 1:11 पर, आप खुद देख सकते हैं कि वो नेटवर्क अभी भी जीवित है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अनिकेत और संदीप ने तलैया डैम पर 1:11 की घटना रिकॉर्ड की। कैसे सफेद साड़ी वाली औरत और उसका बच्चा और बाकी रोशनी के बिंदु यानी आत्माओं का नेटवर्क समय और कैमरे को फ्रीज कर रहा था। लेकिन अब सवाल यही था, इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है या नहीं? लोकल शमन का आगमन। अनिकेत ने तलैया के पास रहने वाले एक पुराने शमन रामकिशोर बाबा से मदद मांगी। रामकिशोर बाबा कहते हैं, ये नेटवर्क सिर्फ भय और अधूरी आत्माओं से बना है। जो लोग डर से या अधूरी इच्छाओं के साथ वहां जाते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन अगर कोई सही इरादे से आए और उनका विश्वास मजबूत हो तो वो नेटवर्क को प्रभावित कर सकते हैं। अनिकेत ने रोशन और संदीप को बुलाया। तीनों तय करते हैं, अगली रात वापस डैम जाना है, इस बार कैमरा, ड्रोन और शमन के ताबीज के साथ। तैयारी। रामकिशोर बाबा ने तीनों को बताया, 1. हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा और मंत्र याद रखना होगा। 2. नेटवर्क के बीच में मुक्ति का संकेत देने के लिए तिलैया डैम के बीच झील पर 3 लाल मोमबत्तियां रखनी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, भय नहीं, विश्वास के साथ जाना होगा। तीनों ने पूरी तैयारी की।
रोशन ने कैमरा और जीपीएस सेट किया। संदीप ने ड्रोन तैयार किया। अनिकेत ने लैपटॉप और रिकॉर्डिंग का सिस्टम जांचा। दूसरी रात का सामना। रात 11:30 पर तीनों डैम पहुंचे। सड़क सुनसान, हवा ठंडी और पानी हल्का हिल रहा था। 1:10 सब तैयार। जैसे ही 1:11 हुआ, सफेद साड़ी वाली औरत और उसका बच्चा फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार शमन ने अपने ताबीज से ऊर्जा का घेरा बनाया। रोशनी के बिंदु यानी छोटी छोटी आत्माएं शमन की शक्ति से धीरे धीरे स्थिर होने लगे। अनिकेत ने कैमरा जूम किया। सफेद साड़ी वाली औरत झील की ओर हाथ उठाती है और बच्चा उसकी गोद में हंसता है। शमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओं ह्रीम हनुमते नमः। अधूरी आत्माओं को मुक्त करो, समय का बंधन तोड़ो। नेटवर्क टूटता है। धीरे धीरे वो रोशनी के बिंदु हवा में तैरते हुए झिलमिलाहट छोड़ते हुए गायब होने लगे। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे झील के पानी में विलीन हुई। 1:13 पर जीपीएस और कैमरा ने सही समय वापस पकड़ लिया। ड्रोन ने सारी झील का दृश्य रिकॉर्ड किया और अब सभी रोशनी के बिंदु गायब थे। सिर्फ पानी की हल्की लहरें बची थीं। संदीप की वापसी। संदीप ने कहा, मुझे लगा था कि मैं हमेशा उस नेटवर्क में फंस जाऊंगा, लेकिन अब मैं बाहर हूँ। रोशन और अनिकेत भी राहत की सांस ले रहे थे। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, जो लोग डर और अधूरी इच्छाओं के साथ आते हैं फंस जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास और इरादा सही हो तो नेटवर्क टूट सकता है। सत्य का मैसेज। रामकिशोर बाबा ने तीनों को बताया, ये नेटवर्क सिर्फ भय का प्रतीक नहीं है, ये उन आत्माओं का संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें अधूरी इच्छाओं और मृत्यु के दर्द ने बांधा। जो यहाँ सम्मान और विश्वास के साथ आता है उसका समय सुरक्षित रहता है, और जो डर से आता है उसका समय फ्रीज हो जाता है। अनिकेत ने कैमरा में अंतिम संदेश रिकॉर्ड किया। तिलैया डैम सिर्फ एक स्थान नहीं, ये समय और आत्माओं का नेटवर्क है। 1:11 की रात वहां जाने से पहले अपने इरादों की जांच करें। डर के बिना जाएं, विश्वास के साथ आएं, तभी आप सुरक्षित लौट पाएंगे। अंतिम दृश्य। सुबह के 6 बजे तीनों ने डैम के किनारे बैठकर चाय पी। पानी शांत था। टेडी बियर और कोई भी रोशनी के बिंदु नहीं थे। सब कुछ सामान्य था। अनिकेत ने अपने कैमरा में लिखा, ये कहानी खत्म नहीं होती। जो भी वहां जाता है उसके इरादे और विश्वास ही उसकी सुरक्षा तय करते हैं। तिलैया डैम, समय, आत्माओं और इंसानों का सबसे रहस्यमय संगम। और इस तरह खोया हुआ सिग्नल का रहस्य खुला। लेकिन सावधान रहें, 1:11 की रात के आसपास वहां जाने से पहले अपने दिल और विश्वास की तैयारी जरूर करें, क्योंकि नेटवर्क अभी भी जीवित है।